हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग सेक्रेटरी प्रोटीन्स की सिंथेसिस और उनके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो भी प्रोटीन्स सिक्रीशन के लिए सिंथेसाइज होती हैं या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, उनकी सिंथेसिस ईआर बाउंड राइबोसोम पे होती है, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है। ठीक है, उसके बाद वो प्रोटीन्स ट्रांसफर कर दी जाती हैं ईआर के ल्यूमेन में, जहां पे उनका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, जिसके दौरान एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग होती है। ठीक है, अगर प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाती है तब उनके साथ क्या होता है, इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रोटीन ईआर के ल्यूमेन में आई और उसकी प्रॉपर फोल्डिंग हो चुकी है। ठीक है, अब अगर प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हो चुकी है तो ये जरूरी है कि अब उसको सिक्रीशन के लिए आगे भेजा जाए। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही ईआर के ल्यूमेन में प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाती है, वो प्रोटीन्स स्पेसिफिक मेम्ब्रेनस वेसिकल में पैक कर दी जाती है। ठीक है, मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ इस चीज को। ठीक, सपोज दैट ये एक ईआर का एक छोटा सा मैंने पोर्शन बनाया हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक छोटा सा पोर्शन है। यहाँ से इसका फर्दर नेटवर्क होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से होता है। गली जो ईआर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, सपोज दैट एक सेक्रेटरी प्रोटीन थी जो कि इसकी मेम्ब्रेन पे सिंथेसाइज हुई और फिर कहाँ पे आई, ल्यूमेन में आई, और ल्यूमेन में आने के बाद अपना प्रॉपर कन्फॉर्मेशन गेन कर चुकी है। ठीक है, प्रॉपर कन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद ये प्रोटीन अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गाल्गी बॉडी में भेजी जाएगी। ठीक है, तो गाल्गी बॉडी में जाएगी कैसी, सबसे पहले ये प्रोटीन कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेनस वेसाइकिल में कैप्चर की जाएंगी। ठीक है, कहाँ पे आ जाएंगी, स्पेसिफिक मेम्ब्रेनस वेसाइकल्स जो कि ईआर से बड करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रोटीन्स कहाँ पे आ जाएंगी, इस वेसाइकिल में आ जाएंगे। ठीक है, इस वेसाइकिल में ये प्रोटीन्स पैक हो जाएंगे। ठीक, पैक होने के बाद क्या होगा, ये वेसाइकिल यहाँ से बड कर जाएगी। बड होने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, अब ये प्रोटीन कहाँ पे आ गया, ये प्रोटीन आ गई इस वेसाइकिल के अंदर। ठीक है, और वो सारी प्रोटीन्स जो वेसाइकल्स में पैक होती हैं उनको कहा जाता है कार्गो। ठीक है, ये क्या है, कार्गो। ठीक, वो मॉलिक्यूल जिसको एक वेसाइकिल एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाती है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल हो, अगर वो वेसाइकिल में पैक होकर जा रहा है तो उसको कहा जाता है कार्गो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अब क्या होगा, इस कार्गो को ये वेसाइकिल लेकर के जाएगी कहाँ पे, गाल्गी बॉडी तक। ठीक है, ईआर मेम्ब्रेन के बाद मैंने आपको बताया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा पार्ट जिसको हम लोग गाल्गी बॉडी कह रहे थे, वहां पे आ जाएगा कि ये क्या है, गाली बॉडी है। ठीक, ये वेसाइकिल क्या करेगी, यहां से आकर के फ्यूज कर जाएगी। ठीक, और फ्यूज होते ही क्या करेगी, अपना जो कंटेंट ये लेकर के आई है रिलीज कर देगी कहां पर, गाल्गी बॉडी में। ठीक, अब गाल्गी बॉडी में जब प्रोटीन आ जाएगी तो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग शुरू होगी। इस प्रोसेसिंग के दौरान इसमें जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान जो ऑलिगोसैकेराइड्स जुड़े हैं उनमें कुछ ऑलिगोसैकेराइड्स ट्रिम किए जाते हैं, कुछ नए जोड़े जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है ना जोड़े जाते हैं ना हटाए जाते हैं, सीधे जो भी है वही आगे जाकर के ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो दोनों कंडीशंस वहां पे बनती हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा गाल्गी बॉडी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमको गाल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर और गाल्गी बॉडी किस तरह से बना होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है उसका, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसलिए इस लेक्चर में हम लोग एक बेसिक व्यू लेंगे गाल्गी बॉडी का, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे क्या चीज़ें वहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे गाल्गी बॉडी के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्कवरी वगैरह, तो डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। गाल्गी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गाल्गी, इटालियन फिजिशियन थे। ये क्या थे, इटालियन फिजिशियन थे। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की 1897 में। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मैंने आपसे बताया था कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, चाहे आपका लाइसोसोम हो, या गाल्गी बॉडी हो, या इंडोसोम हो,
जितने भी वहां पे कंपार्टमेंट्स हैं सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये होता है एक मेम्ब्रेन होगी लिपिड बाइलेयर की, ठीक, ये जो मेम्ब्रेन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये लिपिड बाइलेयर है। ठीक, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया थे जिसमें आउटर मेम्ब्रेन थी, मतलब एक बाइलेयर बाहर थी और एक और बाइलेयर अंदर थी, मतलब डबल डबल वहां पे बाइलेयर प्रेजेंट थी। तो ऐसे जो ऑर्गेनेल थे उनको मैंने डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहा था। तो जितने भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो उसी तरह से हमारा जो गाल्गी कॉम्प्लेक्स है वो भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, और ये पार्ट है किस चीज का, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, मैंने आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो इस समय जो लेक्चर्स ले रहा हूं मैं, इसमें आपकी दो तीन चीजें एक साथ कवर हो रही हैं अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो। पहला प्रोटीन की सॉर्टिंग, ठीक है, दूसरा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और प्रोटीन फोल्डिंग में जो प्रोटीन्स वगैरह इन्वॉल्व हैं वो, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और एक बेसिक व्यू मैं आपको वेस्कुलर ट्रैफिकिंग का भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ कवर होती हुई चल रही हैं। वेस्कुलर ट्रैफिकिंग मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बेसिक व्यू ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वेस्कुलर ट्रैफिकिंग का एक बेसिक व्यू है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पे क्लियर कर ले रहे हैं हर चीज का। ठीक है, उसके बाद आता है कि अभी बना कैसे होता है, कंसिस्ट 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक का मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट हो जिसके अंदर में लिक्विड भरा हुआ हो। ठीक, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, कॉल्ड सिस्टर्नी, मतलब ढेर सारी सिस्टर्नी से मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, अब ये सिस्टर्नी का जो नंबर है कि किस एनिमल में कितनी सिस्टर्नी पाई जाएगी या किस सेल टाइप में कितनी सिस्टर्नी पाई जाएगी, ये सेल टू सेल डिफर करती है कि किस सेल टाइप में कितनी सिस्टर्नी पाई जाएगी, ये सेल टू सेल डिफर करती है। और ये जो स्टैक मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो सिस्टर्नी के सैक्स हैं ये किस तरह से वहाँ पे अरेंज होते हैं, ये भी सेल टू सेल डिफर करता है। लेकिन इसका एक टिपिकल ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा 3 तरह की सिस्टर्नी दिखाई जाती है। ठीक है, सिस्टर्नी के टाइप सेल टू सेल डिफर करते हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरह की सिस्टर्नीज दिखाई जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिस सिस्टर्नी या फिर सिस गॉल्गी, दूसरे को हम लोग कहते हैं मीडियल सिस्टर्नी या मीडियन गाल्जी, और थर्ड को हम लोग कहते हैं ट्रांस सिस्टर्नी या फिर ट्रांस गॉल्जी। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो गाल्जी बॉडी होती है वो 5 to 8 सिस्टर्नी से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और ईच स्टैक ऑफ सिस्टर्नी is termed as गाल्जी स्टैक। उसको हम लोग गाल्जी स्टैक या फिर और डिक्टियोसोम बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। ईच स्टैक ऑफ गाल्जी सिस्टर्नी को कहा जाता है गाल्जी स्टैक या फिर डिक्टियोसोम कहा जाता है, और इसका नंबर जो है वो वेरी करता है। ठीक, एक स्टैक में कितनी सिस्टर्नी होंगी ये नंबर जो होता है वो वेरी करता है। लेकिन एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पे 3 तरह की सिस्टर्नी दिखाई जाती है। अगर हम लोग सिस्टर्नी की बात करें तो 3 तरह की सिस्टर्नी वहां पे दिखाई जाती है। एक सिस्टर्नी को कहा जाता है सिस सिस्टर्नी या सिस गाल्जी भी इसको कहते हैं, सिस गाल्जी या सिस सिस्टर्नी। दूसरे होते हैं मीडियल सिस्टर्नी, और तीसरी होती हैं ट्रांस सिस्टर्नी। ठीक, इनको मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूं। ठीक, सपोज दैट यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, यहाँ से गाल्जी बॉडी स्टार्ट होती है। ठीक, यहाँ से आपकी गाल्जी बॉडी स्टार्ट होती है, एक इस तरह से फ्लैटेंड सिस्टर्नीज वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से जो फ्लैटेंड सिस्टर्नीज होती हैं सारी ER के बाद में ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा आपका गाल्जी स्टैक है या डिक्टियोसोम आप कह सकते हैं। ये क्या है, गाल्जी स्टैक, या इसी को आप लोग कह सकते हैं डिक्टियोसोम। ये जो पूरा स्टैक आपको दिख रहा है ये पूरा गाल्जी स्टैक है। ठीक है, तो ER से जब गाल्जी बॉडी की स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस गाल्जी नेटवर्क या CGN, सिस गाल्जी नेटवर्क। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको सिस गाल्जी नेटवर्क क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सिस सिस्टर्नी, फिर आपका आता है मीडियल सिस्टर्नी, फिर आपका आता है ट्रांस सिस्टर्नी,
और ट्रांससिस्टर्नी के बाद आता है ट्रांस गाल्जी नेटवर्क। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जो सिस गाल्जी नेटवर्क होगा या फिर सिस सिस्टर्नी का जो पोर्शन होगा वो ईआर के नजदीक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल ईआर से गाल्जी बॉडी में एंटर करेंगे वो कहां से एंटर करेंगे, सिस गाल्जी नेटवर्क से करेंगे या सिस सिस्टर्नी से करेंगे। तो सिस गाल्जी नेटवर्क से एंट्री होगी, इसीलिए इसको कहा जाता है एंट्री साइट या एंट्री फेज, इसको एंट्री फेज कहा जाता है। प्रोटीन सिस गाल्जी से हमेशा एंटर करती हैं, इसीलिए सिस गाल्जी किस तरफ होता है, ईआर की तरफ होता है। सिस गाल्जी से एंटर करने के बाद वो पूरे इस स्टैक से होकर के गुजरती हैं और लास्ट में ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से बाहर निकलती हैं। तो ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से मेच्योर प्रोटीन बाहर निकलती है, क्योंकि प्रोटीन यहाँ से आई, यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग वगैरह हो गई और यहाँ पे वो मेच्योर हो गई। अब यहाँ से ये मेच्योर प्रोटीन जो है वो बाहर निकलती है, इसीलिए जो हमारा ट्रांस गाल्जी नेटवर्क होता है इसको मेच्योरेशन फेज कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एंट्री फेज, एंट्री फेज होता है। यहां से प्रोटीन एंटर करती है और यहां से प्रोटीन बाहर जाती है और वो मैच्योर फॉर्म में बाहर जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है मैच्योरेशन फेज। ठीक, ये वाला जो ट्रांस गाल्जी वाला जो पोर्शन होता है ये फेस कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रहा होता है और ये ईआर को फेस कर रहा होता है। तो इस तरह से जो गाल्जी बॉडी की फ्लैटेंड सिस्टर्नीज होती हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड होती हैं, मैंने आपको समझाने के लिए चीज बनाया। ठीक है, तो मैंने कहा कि गाल्गी स्टैक्स के नंबर सेल टू सेल वेरी करते हैं। तो अगर हम लोग मैमेलियन सेल्स की बात करें तो एक मैमेलियन सेल्स में टिपिकली 40 to 100 स्टैक्स के आसपास होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको अभी भी बताया कि जो गाल्गी स्टैक्स होते हैं उनके दो डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं, जिनको हम लोग सिस फेज या फिर एंट्री फेज कहते हैं, और दूसरा ट्रांस फेज होता है, जिसको हम लोग मैच्योरिंग फेज या फिर मैच्योरेशन फेज कहते हैं। ठीक है, तो ये दो फेसेस पाए जाते हैं गाल्गी स्टैक्स के। ठीक है, और ये दोनों ही फेसेस एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट के थ्रू जुड़े रहते हैं। जो हमारा सिस फेज है वो स्पेसिफिक कंपार्टमेंट के थ्रू जुड़ा रहता है और जो हमारा ट्रांस फेज है वो स्पेसिफिक कंपार्टमेंट के थ्रू जुड़ा रहता है। सिस फेज जिस स्पेसिफिक कंपार्टमेंट के थ्रू जुड़ता है उसको सिस गाल्जी नेटवर्क कहते हैं, मैंने आपको बना के दिखाया भी था, और ट्रांस फेज जिस स्पेसिफिक कंपार्टमेंट के थ्रू जुड़ता है उसको ट्रांस गाल्जी नेटवर्क कहते हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन्स की एंट्री होती है वो सिस गाल्जी की तरफ से होती है और जो प्रोटीन एग्जिट करते हैं गाल्जी नेटवर्क से वो ट्रांस गाल्जी नेटवर्क की तरफ से एग्जिट करती हैं। ठीक है, ट्रांस गाल्जी नेटवर्क को पहले GERL कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता था। GERL का मतलब होता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, GERL भी कहा जाता था। ठीक, GERL कॉम्प्लेक्स कहा जाता था जिसमें ये लाइसोसोम, जिसमें ये ऑर्गेनेल्स आते थे, लेकिन अब इसको ट्रांस गाल्जी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम था इसलिए आपको पता होना चाहिए, GERL TGN को कहते थे। सवाल आपसे कहीं 2 नंबर में या फिर किसी और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब बात आती है कि जो गाल्जी बॉडी होते हैं इनका नंबर सेल्स में किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि हर एक सेल्स में गाल्जी बॉडी का नंबर जो होता है वो डिफर करता है। ठीक, तो गाल्जी बॉडी का मैक्सिमम नंबर किन सेल्स में पाया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उन सेल्स में ज़्यादा पाया जाता है जो कि सिक्रेशन के लिए डिजाइन होती हैं। ठीक है, इसी तरह से गाल्जी बॉडी भी उन सेल्स में ज़्यादा पाया जाएगा जो कि सिक्रेशन के लिए स्पेसिफाइड हैं, जहां से ज़्यादा प्रोटीन सिक्रेट होती है, जैसे गोबलेट सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ये सेल्स क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट में पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग म्यूकस की अगर हम लोग बात करें, पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं, तो उन प्रोटीन्स में पॉलीसैकेराइड कहाँ पे जुड़ा होगा। भाई मैंने आपसे बताया कि ओलिगोसैकेराइड जुड़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन सिक्रीट हो रही है उसके पास में क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो वो पॉलीसैकेराइड डेफिनेटली जुड़ा होगा कहाँ पे, गाल्जी बॉडी में।
ठीक, तो ऐसी सारी सेल्स जो कि सिक्रीशन ज्यादा करती हैं उनके पास में गाल्जी कॉम्प्लेक्स हायर अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो एक ब्रीफ सा डिस्कशन मैंने आज किया आप लोगों के साथ में गाल्जी बॉडी के बारे में, थोड़ा सा मैंने उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आपको जो बेसिक चीजें जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिन जिन टर्म्स को मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में यूज करूंगा उनके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आप लोग गाल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप किसी भी सेल बायोलॉजी की बुक से जा सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ब्रूस एल्बर्ट की किताब से देख सकते हैं, या फिर किसी भी एनसीईआरटी वगैरह की बुक से कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं गाल्जी बॉडी के बारे में, क्योंकि गाल्जी बॉडी के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके बारे में। इसीलिए मैंने लेक्चर को स्प्लिट किया और 2 पार्ट में मैं इसको बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही बार में सब कुछ बता दूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग गाल्गी बॉडी के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, वो लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और अब मैं कुछ लॉन्ग लेक्चर्स भी आपके लिए लेकर के आऊँगा, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर्स में सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती हैं और मुझे जल्दी जल्दी चीज़ों को बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ लॉन्ग लेक्चर्स के लिए। अभी जैसे 30 मिनट के लेक्चर्स होते हैं तो 40 से 45 मिनट के लेक्चर्स होंगे, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा उसमें जुड़ जाएगा, और आप लोगों को सारी चीज़ें जो चीज़ें मैं स्प्लिट करके 2 लेक्चर में बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें एक लेक्चर में बताकर थोड़ा जल्दी जल्दी कोर्स को आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग गाल्गी बॉडी का जितना भी एस्पेक्ट है सब कुछ खत्म करके हम लोग लाइसोसोम की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।